स्वागत। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से नजर डालने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी बदली है। नेपोलियन हिल की क्लासिक सोचिए और अमीर बनिए। ये किताब सोचिए 1937 में आई थी, पर आज भी इसकी बात होती है। बिल्कुल, और इसकी खास वजह है। ये कोई सिर्फ कई सुनी बातें नहीं है। नेपोलियन हिल ने एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े उद्योगपति के कहने पर 20 साल से भी ज्यादा लगाए 500 से ज्यादा उस वक्त के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया उन्होंने। हाँ, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, यहाँ तक कि कई राष्ट्रपतियों का भी। सही। वो बस ये समझना चाहते थे कि आखिर ये जो सफलता है इसका नुस्खा क्या है, सीक्रेट क्या है। और मजे की बात, उन्होंने पाया कि नुस्खा कहीं बाहर नहीं, वो तो अंदर है, हमारी अपनी सोच में। एकदम। तो आज हम इसी किताब के जो 13 मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये हैं क्या और क्या आज भी ये उतने ही कारगर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। जरूर। इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि भाई सफलता की शुरुआत हमारे विचारों से होती है, और ये सिर्फ दौलत कमाने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए ये एक तरह का मानसिक और क्या कहते हैं स्ट्रेटेजिक रोड मैप देती है। हिल ने इसे धन प्राप्ति के 13 कदम कहा है। 13 कदम, ठीक है। तो पहला कदम, पहला सिद्धांत, हाँ। वो है इच्छा, डिजायर। लेकिन हिल यहाँ किसी हल्की फुल्की ख्वाहिश की बात नहीं कर रहे हैं। है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। एक तीव्र, एक जलती हुई इच्छा, एक जुनून समझिए। जुनून। हाँ, ये वो चिंगारी है जो सब कुछ शुरू करती है, पर सिर्फ महसूस करना काफी नहीं है। हिल इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाते हैं। उनका कहना है लक्ष्य एकदम साफ हो, स्पेसिफिक। जैसे कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, फिर उसे लिखें, कागज पर उतारें, रोज सुबह शाम उसे पढ़ें और तय करें कि इस लक्ष्य के बदले आप देंगे क्या। अपना समय, अपनी स्किल, मेहनत, कुछ तो देना होगा। हाँ, कीमत तो चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। फिर एक निश्चित टाइमलाइन, एक डेडलाइन सेट करें, और सबसे जरूरी, इस पर पूरा अटूट विश्वास करें कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसका एक जबरदस्त उदाहरण वो एडविन बार्न्स की कहानी है ना, जिसके पास न पैसा था न कोई पहचान। हाँ। लेकिन थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का एक जुनून सवार था। किसी तरह एडिसन तक पहुंचा, छोटे मोटे काम किए, पर अपनी इच्छा पर डटा रहा, और आखिर में पार्टनर बन गया। ये दिखाता है कि इच्छा अगर वाकई जलती हुई हो तो वो रास्ते बना ही लेती है। सही बात है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है मन में, क्या ऐसा जुनून कभी-कभी खतरनाक या अंधा नहीं बना सकता कि बस यही चाहिए, चाहे जैसे मिले? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, किसी भी चीज की अति तो बुरी हो सकती है, लेकिन हिल का फोकस सकारात्मक लक्ष्य पर केंद्रित जुनून पर था। उनका मानना था कि अगर इच्छा सही दिशा में है, नैतिक दायरे में है, तो वो एक रचनात्मक शक्ति बनती है, विनाशकारी नहीं। ओके। और यहीं से हम दूसरे और तीसरे सिद्धांत पर आते हैं जो इस इच्छा को सही दिशा और ताकत देते हैं। वो हैं विश्वास यानी फेथ और आत्मसुझाव यानी ऑटो सजेशन। अच्छा, इच्छा तो बीज है समझिए, विश्वास वो खाद पानी है जो उसे पनपने देता है। तो ये विश्वास ये आता कहां से है? अगर मन में शक हो कि भाई क्या मैं ये कर पाऊंगा, तब यहीं पर शायद वो आत्मसुझाव का रोल आता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं जो बस हो जाता है। इसे बनाना पड़ता है, कॉन्शियसली डेवलप करना पड़ता है, और आत्मसुझाव इसका तरीका है। कैसे काम करता है ये? ये अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को लगातार पॉजिटिव मैसेज देने की प्रक्रिया है। हिल कहते हैं अपने लिखे हुए लक्ष्य को रोज सुबह शाम सिर्फ पढ़ो मत, बल्कि उसे महसूस करो, पूरी भावनाओं के साथ दोहराओ, ऐसे जैसे कि वो लक्ष्य हासिल हो ही चुका है। ओह, विजुअलाइजेशन जैसा। बिल्कुल सही। हाँ, विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन। ये एक तरह से अपने दिमाग के ऑटो पायलट को अपने लक्ष्य के लिए प्रोग्राम करना है। धीरे धीरे ये संदेश आपके अवचेतन में बैठ जाते हैं, और फिर आपका व्यवहार, आपकी ऊर्जा सब उसी दिशा में ढलने लगता है। तो ये पहले 3 सिद्धांत, तीव्र इच्छा, अटूट विश्वास और उसे पक्का करने के लिए आत्मसुझाव, ये मिलकर एक तरह की मानसिक नींव तैयार करते हैं। इनर गेम कह सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका इसे देखने का। ये नींव मजबूत हो तो आगे की इमारत खड़ी करना आसान हो जाता है। चलिए, तो अब इमारत की बात करते हैं।
नींव के बाद आता है चौथा सिद्धांत, विशेषज्ञता, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हिल का कहना था कि सिर्फ जनरल नॉलेज से, मतलब सामान्य ज्ञान से, बड़ी सफलता या धन नहीं मिलता। हाँ, उनका तर्क था कि आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेष ज्ञान या विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। और यहाँ अहम बात क्या है? सिर्फ डिग्री लेना नहीं, डिग्री से ज्यादा जरूरी है व्यावहारिक ज्ञान। ऐसा ज्ञान जिसे आप इस्तेमाल कर सकें, लागू कर सकें। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें, उन्हें सिर्फ कारों का शौक नहीं था, उन्होंने ऑटोमोबाइल बनाने की प्रक्रिया, सप्लाई चेन, मैनेजमेंट, इन सब में गहरी विशेषज्ञता हासिल की और उसे लागू किया। बिल्कुल, जानना काफी नहीं है, उसे अमल में लाना जरूरी है। ये बात तो समझ आती है, लेकिन आज के दौर में सोचें, जहां लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, गिग इकोनॉमी का जमाना है, क्या एक ही चीज में गहरी विशेषज्ञता हासिल करना अब भी उतना ही जरूरी है, या फिर कई अलग अलग स्किल्स होना ज्यादा फायदेमंद हो गया है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज का माहौल निश्चित रूप से बदला है और कई स्किल्स होना, वर्सेटाइल होना फायदेमंद तो है। लेकिन हिल जिस अमीरी की बात कर रहे हैं, यानी बड़ी आर्थिक सफलता, हाँ, उसके लिए आज भी किसी न किसी क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता, या फिर आजकल कहें तो एक यूनिक स्किल कॉम्बिनेशन अक्सर जरूरी होता है। आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो सकते हैं, पर मास्टर ऑफ समथिंग बनना खास वैल्यू क्रिएट करता है। यही आपको बाकियों से अलग करता है। ठीक है, मान लिया विशेषज्ञता हासिल कर ली, अब इस ज्ञान को रचनात्मक रूप कैसे दें? यहीं पर शायद पांचवा सिद्धांत आता है, कल्पना, इमेजिनेशन। हिल इसे मन की कार्यशाला कहते थे। हाँ, वर्कशॉप ऑफ द माइंड। और वो दो तरह की कल्पना बताते हैं। पहली है संश्लेषणात्मक कल्पना, यानी सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक मतलब? पुराने आइडियाज, पुराने कॉन्सेप्ट्स या योजनाओं को नए तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाना। ज्यादातर इनोवेशन या बिजनेस आइडियाज इसी से आते हैं। अच्छा। और दूसरी है रचनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। ये वो है जो बिल्कुल नए मौलिक विचार लाती है, अक्सर अंतर्ज्ञान से, इंट्यूशन से या प्रेरणा से। ये थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है। एडिसन का बल्ब का आविष्कार शायद दोनों का मिश्रण था, लेकिन इसमें रचनात्मक कल्पना का अंश जरूर था। लेकिन कल्पना तो वो तो हवा में महल बनाने जैसी है, अगर उसे जमीन पर उतारने का कोई प्लान ना हो, है ना? बिल्कुल, 100%। और इसीलिए छठा सिद्धांत है संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। कल्पना के घोड़ों को लगाम देना और उन्हें मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता बनाना। तो बस प्लान बना लो? सिर्फ बनाना नहीं, हिल कहते हैं एक ठोस व्यवहारिक योजना बनाइए। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाए तो निराश मत होइए, हार मत मानिए। हाँ, ये होता है अक्सर। तुरंत दूसरी बनाइए, वो फेल हो तो तीसरी। लचीलापन और दृढ़ता यहाँ बहुत जरूरी हैं। और शायद यहीं पर वो मास्टरमाइंड समूह का आइडिया भी फिट बैठता है, योजना बनाने और उसे लागू करने में दूसरों की मदद लेना। एकदम सही जगह पर आपने ये बात उठाई। हिल मानते थे कि अकेले सब कुछ करना बहुत मुश्किल है, खासकर जब आप बड़ी सफलता का सोच रहे हो। संगठित योजना बनाते और उसे लागू करते समय सही लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। इस मास्टरमाइंड पर हम थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा सिद्धांत है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांत, विशेषज्ञता, कल्पना और संगठित योजना, ये मिलकर एक तरह से रणनीति और एक्शन प्लान का हिस्सा बनते हैं। पहले मानसिक तैयारी, फिर ज्ञान और प्लान। हाँ, कह सकते हैं ये बाहरी तैयारी है जो उस मानसिक नींव पर खड़ी होती है जिसकी हमने पहले बात की। हाँ। अब जब प्लान बन गया है तो अगला कदम क्या है? अक्सर लोग यहीं अटक जाते हैं फैसला लेने में। और ये है 7वां सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन। हिल का मानना था कि सफल लोग वो तुरंत और दृढ़ता से फैसले लेते हैं। हाँ, जबकि असफल लोग टालमटोल करते हैं या फिर दूसरों की राय से बहुत जल्दी हिल जाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टालमटोल सफलता का शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। हिल ने पाया कि उनके अध्ययन किए गए सफल लोगों में ये गुण आम था। वो जानकारी इकट्ठा करते थे, सोचते थे और फिर तेजी से फैसला लेते थे। और एक बार फैसला ले लिया तो उस पर टिके रहते थे। पर क्या इसका मतलब जिद्दी होना है? नहीं, जिद्दी होना नहीं। अगर नए तथ्य सामने आते हैं, नई जानकारी मिलती है, तो अपने फैसले बदलते भी थे, लेकिन दूसरों की आलोचना या डर की वजह से नहीं, तथ्यों के आधार पर। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल, खासकर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में, जहाँ हर कोई अपनी राय दे रहा होता है।
अपने फैसले पर टिके रहना वाकई एक चुनौती है। निश्चित रूप से। और फैसला लेना एक बात है, उस पर टिके रहना, मुश्किलों के बावजूद चलते रहना बिल्कुल दूसरी। यहीं पर 8वां सिद्धांत आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। दृढ़ता यानी लगे रहना, हार ना मानना। हाँ, ये इच्छा शक्ति को असलियत में बदलने वाला ईंधन है। लेकिन सिर्फ लगे रहना नहीं, दृढ़ता का मतलब है असफलताओं को अंतिम ना मानना। अच्छा। उन्हें सीखना, उनसे सबक लेना, रास्ता बदलना अगर जरूरी हो, पर लक्ष्य पर नजर बनाए रखना। एडिसन का उदाहरण फिर याद आता है, वो 10,000 बार असफल होने की कहानी। हाँ, वो तो बहुत फेमस है। चाहे वो संख्या एकदम सटीक हो या ना हो, संदेश महत्वपूर्ण है। वो हर असफलता को एक तरीका सीखते थे कि बल्ब कैसे नहीं बनेगा जब तक कि वो सही तरीका खोज न ले। ये है दृढ़ता। और यहीं पर शायद वो मास्टरमाइंड समूह फिर से काम आता है ना? दृढ़ता बनाए रखने में मदद करने के लिए। अकेले पढ़ने पर तो हिम्मत टूट सकती है। बिल्कुल। अब बात करते हैं 9वें सिद्धांत की, मास्टरमाइंड। हिल के लिए ये बहुत बहुत अहम था। इसका मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह। सिर्फ दोस्त या कोई भी ग्रुप नहीं, ये सिर्फ नेटवर्किंग या दोस्तों का ग्रुप नहीं है, उससे गहरा है। ये ऐसे लोगों का समूह है जो एक साझा निश्चित लक्ष्य के लिए पूर्ण सामंजस्य और सहयोग से काम करते हैं। हार्मनी एंड कोऑपरेशन। तो इसमें खास क्या है? मतलब टीम वर्क जैसा ही हुआ ना? टीम वर्क से थोड़ा ज्यादा खास है वो तालमेल और साझा उद्देश्य। जब ऐसे लोग मिलते हैं तो उनके ज्ञान, उनके अनुभव, उनकी मानसिक ऊर्जा मिलकर कुछ ज्यादा बड़ा बनाते हैं। हिल इसे एक तीसरा दिमाग कहते थे। तीसरा दिमाग, दिलचस्प। हाँ, जो समूह के अलग अलग सदस्यों के दिमाग से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये सदस्य एक दूसरे को सलाह देते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, जवाबदेह रखते हैं, और जब कोई सदस्य कमजोर पड़ता है तो बाकी उसे सहारा देते हैं। हेनरी फोर्ड के पास ऐसे सलाहकारों का एक पूरा समूह था जो उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में मदद करता था। ये दृढ़ता बनाए रखने के लिए एक बहुत शक्तिशाली साधन है। समझ गया। तो ये 3 सिद्धांत, निर्णय, दृढ़ता और मास्टरमाइंड, ये मिलकर कार्यान्वयन मतलब एग्जीक्यूशन और मानसिक दृढ़ता का चरण बनाते हैं। प्लान को एक्शन में बदलना और रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटना। सही समझा आपने। अब हम कुछ और गहरे, ज्यादा आंतरिक सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। ओके। 10वां सिद्धांत, यह अक्सर थोड़ा रहस्यमयी या कह सकते हैं विवादास्पद माना जाता है, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। इसे समझेंगे। हाँ, ये सिद्धांत अक्सर गलत समझा जाता है, शायद इसके नाम की वजह से। हिल का कहना था कि यौन इच्छा, जो सेक्स ड्राइव है, वो इंसान के सबसे शक्तिशाली भावनाओं और मोटिवेटिंग फोर्सेस में से एक है। उनका तर्क था कि अगर इस जबरदस्त ऊर्जा को सिर्फ शारीरिक अभिव्यक्ति तक सीमित न रखकर इसे सचेत रूप से नियंत्रित करके, चैनलाइज करके रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए, जैसे बिजनेस बनाना, कला रचना, आविष्कार करना, तो ये असाधारण नतीजे दे सकती है। तो मतलब ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये मूल रूप से ऊर्जा के रूपांतरण और उसे उच्च लक्ष्यों की ओर मोड़ने की बात है। हिल ने पाया कि इतिहास के कई महान और सफल लोग जाने अनजाने अपनी इस ऊर्जा को अपने काम में चैनलाइज करके ही सफल हुए। तो ये भावनाओं को कंट्रोल करने और उन्हें एक दिशा देने के बारे में, न कि उन्हें दबाने के बारे में। कॉन्शियस माइंड, हमने इसकी बात आत्म सुझाव के संदर्भ में पहले भी की थी। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारे डर और जो हमारी सहज प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें कंट्रोल करता है। ये एक तरह से हमारी हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव, सही है। हिल कहते हैं कि ये उपजाऊ जमीन की तरह है। आप इसमें जो भी विचार बोएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वही फसल उगेगी। आत्म सुझाव के जरिए हम इसमें अपने लक्ष्य और विश्वास के बीज बोते हैं। और नेगेटिव विचारों को रोकना होगा। बिल्कुल। इसीलिए नकारात्मक भावनाओं, खासकर हिल ने जो 6 बुनियादी डर बताए हैं, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मौत का डर, इनको अपने मन पर हावी होने से रोकना जरूरी है, क्योंकि ये डर अवचेतन में जड़ें जमा लेते हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, और 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क की शक्ति, द ब्रेन। अच्छा, हिल मस्तिष्क को एक तरह का रिसीवर और ट्रांसमीटर मानते थे। ये थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता? हाँ, उनकी भाषा थोड़ी अलग लग सकती आज के हिसाब से, लेकिन विचार दिलचस्प है। वो मानते थे कि हमारा मस्तिष्क न सिर्फ हमारे अंदर विचार पैदा करता है, बल्कि ये बाहरी विचारों और ऊर्जाओं को ग्रहण भी कर सकता है। ओह।
और अपने विचारों को बाहर प्रसारित भी कर सकता है, एक तरह से ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन जैसा। जब आप सकारात्मक, लक्ष्य केंद्रित विचारों से भरे होते हैं तो आप वैसी ही ऊर्जा प्रसारित करते हैं और वैसे ही अवसर या लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और मास्टरमाइंड में इसका क्या रोल है? मास्टरमाइंड समूह में कई मस्तिष्क मिलकर एक ज्यादा शक्तिशाली ब्रेन पूल बनाते हैं, जहां विचारों का आदान प्रदान और तालमेल ज्यादा प्रभावी ढंग से होता है। ये आज के कलेक्टिव इंटेलिजेंस या नेटवर्क इफेक्ट जैसे विचारों से कुछ मिलता जुलता है, अगर आप सोचे तो। सोचने का नया तरीका है। और आखिर में 13वां सिद्धांत, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस, ये शायद सबसे रहस्यमयी है। हाँ, इससे समझना और समझाना सबसे मुश्किल है। छठी इंद्रिय को आप अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, इंट्यूशन, या वो गट फीलिंग जो होती है, आंतरिक आवाज। हाँ वही। हिल का मानना था कि जब कोई व्यक्ति पहले 12 सिद्धांतों में महारत हासिल कर लेता है, उन्हें अपनी आदत बना लेता है, तो उसकी छठी इंद्रिय विकसित हो जाती है। ये वो क्षमता है जिससे आपको अचानक कोई समाधान सूझ जाता है, या आने वाले खतरे का आभास हो जाता है, या सही अवसर दिख जाता है। ऐसी चीजें जिन्हें आप तर्क से नहीं समझा सकते। और इसे विकसित कैसे करें? हिल के अनुसार इसे विकसित करने के लिए आत्मचिंतन, मेडिटेशन या ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है। ये बाकी सभी सिद्धांतों का शिखर है एक तरह से, जहां आपकी सोच और ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के बीच शायद एक सीधा संबंध बन जाता है। वाह, तो ये थे वो 13 सिद्धांत। इच्छा से शुरुआत, फिर विश्वास और आत्म सुझाव से नींव डालना, विशेषज्ञता, कल्पना और योजना से रणनीति बनाना, फिर निर्णय, दृढ़ता और मास्टरमाइंड से उसे लागू करना, और आखिर में आंतरिक शक्तियों का इस्तेमाल, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, अवचेतन मन, मस्तिष्क और छठी इंद्रिया। हाँ, और इनके साथ ही जैसा हमने जिक्र किया, हिल ने डर पर काबू पाने और एक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रखने पर भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है और पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना हर मुश्किल से निपटने के लिए बेहद जरूरी है। और एक चीज जो शायद इन सब सिद्धांतों से भी ज्यादा जरूरी है और जिसे हिल ने बार बार कहा, वो है कार्यवाही करना, टेकिंग एक्शन, है ना? सोचना, योजना बनाना सब ठीक है, पर अगर पहला कदम ही नहीं उठाया तो सब बेकार है। बिल्कुल सही कहा। ज्ञान बिना अमल के बोझ है। एक्शन ही है जो विचारों को हकीकत में बदलता है। हिल की पूरी फिलॉसफी एक्शन ओरिएंटेड है। तो कुल मिलाकर हमने सोचिए और अमीर बनिए कि इन 13 सिद्धांतों पर एक अच्छी खासी गहरी नजर डाली। इस किताब का निचोड़ सार यही लगता है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है, आईना है। हाँ, आप अपनी सोच को बदलकर अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा था, ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लागू होता है। हाँ, मूल संदेश बहुत स्पष्ट है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपनी सोच को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना, पॉजिटिव रहना, डर पर काबू पाना और फिर दृढ़ता से काम करना, यही सफलता का मार्ग है हिल के अनुसार। ये संदेश तो मतलब टाइमलेस लगता है, हमेशा प्रासंगिक रहेगा। ये एक दिलचस्प सवाल है वैसे। ये सिद्धांत लगभग 90 साल पहले लिखे गए थे, एक बहुत अलग दुनिया में। हाँ, तब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया। बिल्कुल। आज हम सूचना के विस्फोट के युग में जी रहे हैं। लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, सफलता के पैमाने और रास्ते भी शायद बदल गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या हिल के ये क्लासिक सिद्धांत आज भी शब्दशः उतनी ही प्रासंगिक है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि नींव तो शायद यही है। सोच की शक्ति, लक्ष्य निर्धारण, दृढ़ता, ये शायद हमेशा जरूरी रहेंगे। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में सफल होने के लिए इन मूलभूत विचारों के साथ साथ हमें शायद कुछ नई स्किल्स, नए दृष्टिकोणों की भी जरूरत है। जैसे डिजिटल साक्षरता, अनुकूलनशीलता यानी एडेप्टेबिलिटी, तेजी से सीखने की क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इन पर शायद अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है असली जवाब इन पुराने ज्ञान और नई जरूरतों का सही संतुलन बनाने में छिपा हो। ये एक विचारणीय प्रश्न है ना?